जी बेटा, हम लोग पढ़े थे अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड pulses are transmitted into the body at the surface. These pulses are transmitted and reflected back from each of the boundary inside the body. Reflected pulses are detected at the surface. They're amplified, processed and displayed. The time delay gives the information about depth of boundary, and the intensity of reflected pulse gives the information about nature of boundary. फिर अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कैसे करते हैं और रिसीव कैसे करते हैं. वी यूज पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. पाइजो क्रिस्टल होता है. पाइजो क्रिस्टल में क्या होता है, उस क्रिस्टल के दोनों तरफ सिल्वर की कोटिंग हुई होती है और क्या करते हैं, इसको हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग फील्ड पे रखते हैं और उसका साइज इतना सिलेक्ट करते हैं कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में आ जाए. तो जब ऑल्टरनेटिंग फील्ड में रखते हैं तो पाइजो क्रिस्टल वाइब्रेट करता है और अल्ट्रासाउंड एमिट करता है, बल्कि वो रेजोनेट हो जाता है. फिर जब रिफ्लेक्टेड पल्सेस दोबारा पाइजो क्रिस्टल पे इंसिडेंट होती हैं तो कंप्रेशन इसको कंप्रेस करते हैं, रेफ्रैक्शन इसको एक्सपेंड करते हैं, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाती है, तो अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट हो जाती है. हमने पढ़ा. फिर हमने पढ़ा कि एक बॉडी की स्पेसिफिक एक्यूस्टिक इंपिडेंस होती है. व्हाट इज स्पेसिफिक एक्यूस्टिक इंपिडेंस? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ मीडियम मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम. Z इज इक्वल टू रो इनटू C. अब अगर दो मीडिया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है तो कितनी ट्रांसमिट होगी, कितनी रिफ्लेक्ट बैक होगी, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन एक्यूस्टिक इंपिडेंस. अगर एक्यूस्टिक इंपिडेंस में ज्यादा डिफरेंस होगा तो क्या हो जाएगी, वेव रिफ्लेक्ट ज्यादा हो जाएगी और ट्रांसमिट कम होगी. अगर ये दोनों सेम होंगे, एक्यूस्टिक इंपिडेंस सेम होंगे, तो ट्रांसमिट ज्यादा होगी, रिफ्लेक्ट कम होगी. तो हमने पढ़ा था, रट्टा लगाया था, आई आर ओवर आई किसके इक्वल होता है, Z2 माइनस Z1 स्क्वायर डिफरेंस ओवर सम. हमने पढ़ा था. अब इसी वजह से क्या होता है कि एयर की एक्यूस्टिक इंपिडेंस बहुत कम है और ह्यूमन बॉडी की एक्यूस्टिक इंपिडेंस बहुत ज्यादा है, तो एयर से साउंड वेव बॉडी में एंटर नहीं होती, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है. तो 99% वेव क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, बॉडी में ट्रांसमिट ही नहीं होती. तो बॉडी में ट्रांसमिट करने के लिए क्या चाहिए, कपलिंग मीडियम, जेल लगाना पड़ता है. तो अल्ट्रासाउंड प्रोब से अल्ट्रासाउंड पल्सेस निकलती हैं और जेल से फॉरन जेल में जाती है, जेल से बॉडी में जाती है. जेल और बॉडी की एक्यूस्टिक इंपिडेंस डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम है, तो सारी वेव जाते हुए भी चली जाती हैं, आते भी आ जाती है. ये हमने पढ़ा था. फिर हमने पढ़ा था जब बॉडी में अल्ट्रासाउंड ट्रेवल करती है पैरेलल बीम ऑफ अल्ट्रासाउंड, तो उसकी इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली कम होती रहती है. अल्ट्रासाउंड इज हीटिंग इफेक्ट. अल्ट्रासाउंड का हीटिंग इफेक्ट है. तो जब वो बॉडी में जाएगी जिसकी थिकनेस x है तो उसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, एक्सपोनेंशियली कम होगी. तो यहां पे जो इंटेंसिटी पहुंचेगी वो क्या होगी, आई नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, e पावर माइनस के एक्स, एक्सपोनेंशियली हो जाएगी कम यहां तक पहुंचने में. अच्छा, अगर ये बाउंड्री है तो कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ट्रांसमिट होगी. अब कितनी रिफ्लेक्ट होगी वो इस पर डिपेंड करता है. ये गिवन होता है आपको क्वेश्चन में. तो कल हम ये बात कर रहे थे, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रही थी, दोबारा बता रहा हूं. आज स्टार्ट करें. और बड़ी डायग्राम बनाता हूं बेटा. यहां से वेव एंटर हो रही है जिसकी इंटेंसिटी I है, इसकी थिकनेस x1, इसका अटेन्युएशन कोएफिशिएंट K1, इसकी थिकनेस x2, अटेन्युएशन कांस्टेंट K2, यहां का इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट IR ओवर I कितना गिवन है, फॉर एग्जांपल गिवन है 2/5, और यहां का इस मीडियम का इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गिवन है 3/4. ओके, आराम से देखिए, समझ में आ जाएगा. पॉइंट को लेबल करता हूं. ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है. ये जाते हुए होंगे, वे यूं जाएगी, यहां से यूं जाएगी, यहां से यूं जाएगी, यहां से यूं जाएगी. अच्छा, कुछ तो ट्रांसमिट हो जाएगी, कुछ यहां से वापस आएगी, यहीं से वापस आएगी, फिर यहां पे वापस पहुंचेगी. अच्छा भाई, मैं साथ साथ इंटेंसिटी लिखता हूं. ऑल ऑफ यू प्लीज. अभी इसकी बात करते हैं जो यहां से वापस आ रही है. यहां से चली बी पे, बी से रिफ्लेक्ट हुई और वापस आई.
ए पे कितनी इंटेंसिटी है, यहां पे इंटेंसिटी है आई, यहां पे इंटेंसिटी कितनी आई। जब वो ए से बी पे जाएगी तो क्या होती जाएगी, हीटअप करती जाएगी ना, हीटअप करती जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, एक्सपोनेंशियली कम होती जाएगी। तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई पावर माइनस k1 x1। तो जब बी पे पहुंचेगी, यहां पे इंटेंसिटी कितनी थी आई, ए पे इंटेंसिटी आई है, गिवन आई इंटेंसिटी, तो बी पे पहुंचेगी तो आई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई पावर माइनस k1 x1 बिफोर रिफ्लेक्शन। बी पे पहुंची, इतनी इंटेंसिटी बी पे पहुंची है बिफोर रिफ्लेक्शन। अच्छा, जितनी बी पे पहुंचेगी उसका कितने परसेंट रिफ्लेक्ट बैक होगा, उसकी कितनी फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट बैक होगी, 2/5। ये यहां पे पहुंचेगी ना, ये बिफोर रिफ्लेक्शन है, ये क्या है, बिफोर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, जितनी इंटेंसिटी बी पे पहुंची है उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो अब वापस पे कितनी आएगी, 2/5 आई ई पावर माइनस k1 x1। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट होने से पहले इतनी थी, क्या होगी, उसका 2/5 रिफ्लेक्ट हो गया, जितनी इंटेंसिटी बी पे पहुंची है उसका 2/5 रिफ्लेक्ट हो गया, 3/5 कहां गया, वो ट्रांसमिट हो गया। अभी हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट हो गया बी पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये है। अब ये दोबारा बी से ए पर आएगी, दोबारा इस थिकनेस से x1 से गुजरेगी, दोबारा इसकी इंटेंसिटी, दोबारा हीटिंग इफेक्ट होगा, दोबारा इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली कम हो जाएगी, तो ई पावर माइनस k1 x1 दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जाते हुए भी कम हुई, आते हुए भी कम हुई, जाते हुए ई पावर माइनस के एक्स मल्टीप्लाई हुआ, आते हुए भी ई पावर माइनस के एक्स मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी, इतनी है ना, तो यहाँ पे जब पहुंचेगी, इस जगह पे पहुंचेगी, इस जगह पे, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, 2/5 आई ई पावर माइनस k1 x1 इंटू ई पावर माइनस k2 x2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2/5 आई ई पावर माइनस 2k1 x1। ये यहां से जाके वापस आएगी, दो दफा गुजरेगी ना, दो दफा गुजरेगी तो 2 बार ई पावर माइनस के एक्स मल्टीप्लाई होगा, 3 दफा गुजरती है तो 3 बार ई पावर माइनस के एक्स मल्टीप्लाई होगा, जितनी बार गुजरेगी उतने साथ ई पावर माइनस के एक्स मल्टीप्लाई होगा। तो जो ये यहां से चली वो यहां पर आ गई, इस साइड पे लिख दो तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ऐसे ए पे कितनी इंटेंसिटी है आई, बी पे पहुंचेगी तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई पावर माइनस k1 x1। बी पे बिफोर रिफ्लेक्शन इतनी है तो इसका कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट बैक होगी, 2/5, तो 2/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये वापस चलेगी तो दोबारा यहां से यहां पहुंचने में इसका क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई पावर माइनस k1 x1। तो ये आपके पास इंटेंसिटी आ, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी। अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं जो आगे तक जाएगी वेव, यहां से चलेगी और वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, यू नो, नीचे बना देता हूं। हाँ जी, यहां से चलेगी ए पॉइंट से, बी पे पहुंचेगी, सी पे ट्रांसमिट होगी, डी पे पहुंचेगी, जाते हुए ऐसे जाएगी यूं यूं, और फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, अब हम ये बात नहीं कर रहे, मैं ड्रॉ ही नहीं कर रहा, कुछ यहां से रिफ्लेक्ट होगी, 3/5 यहां से रिफ्लेक्ट होगी, अब मैं यहां से रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, यहां से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहां से भी कुछ रिफ्लेक्ट होगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, और जो यहां पे पहुंचेगी, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। यहां पे इंटेंसिटी कितनी है, आई। जब बी पे पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस k1 x1, इस मीडियम से गुजर के आई। अब सी, इसका 2/5 तो रिफ्लेक्ट हो गया ना, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना है इस बाउंड्री का, 2/5। तो फिर उधर कितनी पहुंचेगी, 2/5 को 1 से माइनस तो 3/5, इसका 3/5, 3/5 आई इंटू ई पावर माइनस k1 x1 सी पे पहुंच ट्रांसमिट हो गया। अब जितनी सी पर है, जब बी पे पहुंचेगी तो इस मीडियम से गुजरेगी ना, इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी एक्सपोनेंशियली। जब डी पे पहुंचेगी तो यहां पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 3/5 आई ई पावर माइनस k1 x1, और इस मीडियम से भी गुजरी है ना, तो क्या मल्टीप्लाई हो गया, ई पावर माइनस k2 x2। यहां पे डी पे पहुंची बिफोर रिफ्लेक्शन। अब जितनी इंटेंसिटी डी पे पहुंची है बिफोर रिफ्लेक्शन, इसका क्या होगा, 3/4 रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, 1/4 आगे ट्रांसमिट हो जाएगा, 3/4। अब इससे 3/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा आफ्टर, ये बिफोर रिफ्लेक्शन है, ठीक है, बिफोर रिफ्लेक्शन।
आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर बी से जब रिफ्लेक्ट होगी तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन 3/4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस चीज के साथ, इस पूरी चीज के साथ 3/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पे आफ्टर रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब ये दोबारा डी से सी पे जाएगी, दोबारा इस मीडियम से गुजरेगी, तो दोबारा ये चीज मल्टीप्लाई होगी e⁻−k2x2, फिर वहां पे ट्रांसमिट होगी, बी से सी पे ट्रांसमिट होगी, इसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना है 2/5, तो 3/5 दोबारा ट्रांसमिट होगी, मतलब ये चीज दोबारा मल्टीप्लाई होगी। आते हुए जो हशर हुआ है वही जाते हुए हशर होगा, आते हुए ये चीजें मल्टीप्लाई हुई है ना, ये चीजें, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ, जाते हुए भी ये मल्टीप्लाई होगा। तो लिखता हूं मैं अलग से लिख रहा हूं, ए पे कितनी इंटेंसिटी थी, ए पे यहां लिखता हूं, ए पे कितनी इंटेंसिटी है आई, बी पे पहुंची तो क्या मल्टीप्लाई हो गया e⁻−k1x1, अच्छा बी से सी पे पहुंची तो क्या मल्टीप्लाई हो गया 3/5, क्यों 2/5 तो रिफ्लेक्ट होगी ना, 3/5 वहां पहुंची। अच्छा फिर सी से डी पे पहुंची तो क्या मल्टीप्लाई हो गया e⁻−k2x2, बी पे पहुंच गया, फिर बी पे बिफोर रिफ्लेक्शन है, इसका क्या हो गया 3/4 मल्टीप्लाई हो गया, फिर अब डी से आफ्टर रिफ्लेक्शन अब डी से दोबारा सी पे पहुंचे तो दोबारा क्या मल्टीप्लाई हो गया e⁻−k2x2, सी पे पहुंच गए, सी से बी पे कितना ट्रांसमिट होगा 3/5, दोबारा 3/5 मल्टीप्लाई हो गया। अब बी पे पहुंच गए, बी से ए पे दोबारा क्या आएगा e⁻−k1x1 दोबारा मल्टीप्लाई होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी। आपके सिलेबस पे यहां से यहां फर्स्ट बाउंड्री से वापस आने वाला है, ये सेकंड बाउंड्री नहीं है, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए कराया, आपको समझ आ जाए। अच्छा बेटा, अब इसकी क्वेश्चन करेंगे, पास्ट पेपर के क्वेश्चन करेंगे। मेरा प्रोजेक्टर ऑन कर दें। अच्छा भाई, हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। Types of ultrasound: A scan and B scan। दो किस्म की अल्ट्रासाउंड होती है। ए स्कैन, ए स्कैन क्या होती है, इसमें इमेज नहीं बनता। ए स्कैन में अल्ट्रासाउंड प्रोब में एक पाइजो क्रिस्टल होता है, वो पल्सेस भेजता है, रिसीव करता है, बस डेप्थ पता चलती है, सीआरओ स्क्रीन के ऊपर पल्सेस आ जाती है, इंसिडेंट पल्स रिसीव पल्स की आ जाती है। तो क्या होता है, हमें सिर्फ डेप्थ पता चलती है, कितनी गहराई है, किस बाउंड्री की कितनी डेप्थ है, किस ऑर्गन की कितनी डेप्थ है, कितना डीप है बॉडी से। ए स्कैन टेक्निक, ए स्कैन टेक्निक में एक पाइजो क्रिस्टल होते हैं, एक ही ओरिएंटेशन में होता है, पल्सेस भेजता है, रिसीव करता है, जितनी देर में एकोज आती है उससे हमें डेप्थ पता चल जाती है सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर। असल में क्या यूज होती है, बी स्कैन। बी स्कैन जो टेक्निक है, बी स्कैन टेक्निक में क्या होता है, बी स्कैन टेक्निक में अल्ट्रासाउंड प्रोब में बहुत सारे पाइजो क्रिस्टल होते हैं डिफरेंट ओरिएंटेशन में। वो क्या करते हैं, बर्स्ट ऑफ पल्सेस सेंड करते हैं, उनको रिसीव करते हैं और फिर क्या करते हैं, स्क्रीन पे इमेज बनाते हैं। तो बी स्कैन टेक्निक जो होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारी ए स्कैन टेक्निक होती है। बेटा आगे करते हैं इसको, बिल्कुल आखिर में आगे, मिडल में आगे, नहीं ज्यादा आगे आगे, पीछे और पीछे पीछे पीछे, पेज नंबर 20 में आए, पीछे करो और पीछे और पीछे और पास करो, ऊपर करें थोड़ा सा पेज को ऊपर, नहीं नहीं और जाने ये रुक जाओ, थोड़ा सा और नीचे करो जी बेटा। मुझे ये पैराग्राफ पढ़ना है, थोड़ा नीचे ले बस। पेज पे आएगा, कम करो थोड़ा 150 का, $160 का, 160 का, ठीक है 160। ओके हाँ जी, ए स्कैन टेक्निक क्या होता है, मैं पढ़ रहा था।
A-scan technique basically measure the distance of different boundaries from the transducer with the transducer held in one position. A short burst of ultrasound is transmitted to the body through a coupling medium. At each boundary between the different mediums, some ultrasound is reflected, some is transmitted. The reflected pulse is picked up the transducer which acts like a receiver. The signal is amplified. ये जरूरत नहीं है. हाँ जी, A-scan टेक्निक क्या होती है वो डायग्राम बना दिखा दो. A-scan टेक्निक में बेटा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये स्कल है, स्कल मैंने यहां पे अल्ट्रासाउंड प्रोब रखी, पल्स भेजी, इंसिडेंट पल्स जाएगी और कुछ यहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी. अभी ब्रेन है, कुछ यहां से वापस आएगी, कुछ यहां से वापस आएगी, कुछ यहां से वापस आएगी आउटर बाउंड्री से. तो बेटा A-scan टेक्निक में एक ही अल्ट्रासाउंड प्रोब में एक ही पाइजो क्रिस्टल है, फिक्स्ड ओरिएंटेशन में पड़ा हुआ है, बर्स्ट ऑफ पल्सेस भेजता है, उनको रिसीव करता है, डेप्थ पता चलती है CRO स्क्रीन पे. देखो ये CRO स्क्रीन है, इस पे अगर आप देखिए गौर से, इसको जरा मैग्नीफाइड 200% कर देता है. हाँ जी बेटा, ये मैंने पल्स, ट्रांसमिटेड पल्स, ये ट्रांसमिटेड पल्स है, ये स्कल एकोज है. शुरू में एको आई स्कल के अंदर, स्कल जो है कोई यहां से एको आएगी, कोई यहां से एको आएगी, ये स्कल एकोज है. अच्छा, फिर ये ट्रांसमिटेड पल्स है, ये एकोज आ रही है. ये कहां से आ रही है? मिड लाइन एको कॉज्ड बाय द मीडियन फिशर एट द सेंटर ऑफ ब्रेन. सेंटर ऑफ ब्रेन में जो लेयर होती है यहां से आई है वापस. अच्छा, फिर ये सेंटर से वापस आई थी, यहां से, ये सेंटर ऑफ ब्रेन, ब्रेन ये है सपोज, यहां से वापस आ रही है. अच्छा, आगे वाली ये जो है ये अगली लेयर से, यहां से जो वापस आ रही है एकोस, वो ये वाली है. एकोस फ्रॉम द आउटर स्कल, एकोस फ्रॉम द स्कल एयर इंटरफेस, स्किन से आ रही है एकोस. तो बेटा A-scan टेक्निक में बस CRO पे क्या होता है, आपके पास ये टाइम आ जाता है ना, ये टाइम एक्सेस होता है ना, ये टाइम आ जाएगा. आपको स्पीड पता है तो क्या लग जाएगा, 2D = VT. अल्ट्रासाउंड जाएगी भी आएगी भी, जाते हुए D डिस्टेंस कवर करेगी, आते हुए D डिस्टेंस कवर करेगी, और इससे हम डेप्थ निकाल लेंगे. स्पीड ऑफ साउंड पता है हमें स्कल में कितनी है. तो A-scan टेक्निक में क्या होता है, A-scan टेक्निक में CRO पे पल्सेस बनती हैं, इमेज नहीं बनता. A-scan टेक्निक कंस्टेन में क्या होता है, इन अल्ट्रासाउंड प्रोब only one piezo crystal that send the burst of pulses and receive the burst of pulses. उससे क्या होता है, डेप्थ ऑफ बाउंड्री पता चल जाती है. तो क्या है, ओनली A-scan टेक्निक, वन पाइजो क्रिस्टल, वन पाइजो क्रिस्टल एट फिक्स पोजिशन sends and receives ultrasound pulses, sends and receives the ultrasound pulses and gives the information about depth of boundary, and gives information about डेप्थ ऑफ बाउंड्री. नेचर ऑफ बाउंड्री को पता चल जाएगी. अगर ऊंची पल्स है तो हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, अगर पल्स की इंटेंसिटी कम है तो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डेप्थ ऑफ बाउंड्री. और थोड़ा सा नीचे कर दो ताकि व्हाइट एरिया आ जाए बेटा. नहीं वापस आ. डेप्थ ऑफ बाउंड्री और क्या होता है, एंड नेचर ऑफ बाउंड्री. बस A-scan टेक्निक में क्या होता है, एक अल्ट्रासाउंड प्रोब में एक ही पाइजो क्रिस्टल है, फिक्स पोजीशन पे रखा होता है, पल्सेस भेजता है, रिसीव करता है, डेप्थ पता चल जाती है, और उससे उसकी इंटेंसिटी से पता चल जाएगी कि कहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, हार्ड बाउंड्री से आ रही है कि सॉफ्ट बाउंड्री से आ रही है. इस पे इमेज नहीं बनता. B-scan टेक्निक क्या होती है, 2 मिनट प्रोजेक्टर बंद कर दो बेटा. B-scan, हम B-scan यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड प्रोब के अंदर. डिफरेंट ओरिएंटेशन पे पाइजो क्रिस्टल्स होते हैं, ऐसे, ये जा रही है, यूं जा रही है, यूं जा रही है, यूं जा रही है. एक ही अल्ट्रासाउंड प्रोब में डिफरेंट क्रिस्टल्स होते हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशन में पड़े होते हैं. ये बर्स्ट ऑफ पल्सेस भेजते हैं और फिर रिसीव करते हैं
पल्सेस जा रही हैं, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं, तो फिर क्या कहते हैं, स्क्रीन के ऊपर एक ब्राइट स्पॉट बन जाता है, उनकी पोजीशन पता चल जाती है कहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो एक 2D इमेज बन जाता है स्क्रीन पे। तो फिर हम इनको घुमा घुमा के प्रॉप को भी घुमाते हैं, फिक्स पोजीशन भी नहीं रखते, घुमा घुमा के चेक कर रहे होते हैं। तो बी स्कैन टेक्निक में क्या होता है, देयर आर मेनी पाइजो क्रिस्टल्स एट डिफरेंट ओरिएंटेशन। वहां पे वन था ना, वन पाइजो क्रिस्टल था, यहां पे क्या है, मेनी पाइजो क्रिस्टल्स, मेनी पाइजो crystals at different orientations, send and receive burst of pulses and a 2D image is formed on the screen. यही यूज होती है अल्ट्रासाउंड टेक्निक ना, बी स्कैन। ए स्कैन में तो सिर्फ सीआरओ पे पल्सेस आ जाती हैं, उससे आपको डेप्थ पता चल जाएगी, नेचर इमेज नहीं बनेगा, नेचर पता चल जाएगी। बी स्कैन टेक्निक में क्या होता है, बहुत सारी पल्सेस हैं, पाइजो क्रिस्टल्स हैं, बस्ट ऑफ पल्सेस भेजते हैं, उनको रिसीव करते हैं, और उससे क्या होता है, स्क्रीन पे डिफरेंट इंटेंसिटीज के स्पॉट बन जाते हैं, उनकी पोजीशन लोकेट होकर इमेज बन जाता है सरफेस का। फिर 2D होता है ना, तो घुमाते हैं उसको डिफरेंट एंगल्स पे, ताकि जरा हर तरह की शेप पता चल जाए। तो ये होती है जी अल्ट्रासाउंड इन डायग्नोसिस, हमने पढ़ लिया ए स्कैन एंड बी स्कैन। अब इसके एग्जाम क्वेश्चंस करते हैं। बेटा टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया, ए स्कैन होता है, बी स्कैन होता है। ए स्कैन में एक ही पाइजो क्रिस्टल होता है, बस्ट ऑफ पल्सेस भेजता है, फिक्स पोजीशन पे होता है, रिसीव करता है, सिर्फ डेप्थ पता चलती है, इमेज नहीं बनता। बी स्कैन टेक्निक क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी ए स्कैन टेक्निक्स। इसमें बहुत सारे पाइजो क्रिस्टल्स होते हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशन पे प्रॉप को हिलाते भी रहते हैं, और एक स्क्रीन पे इमेज बनाता है, वो प्रॉपर इमेज बनाता है। बेटा वो खोले पास्ट पेपर क्वेश्चन बुकलेट, अल्ट्रासाउंड के क्वेश्चंस कर ले बेटा, एक दो अल्ट्रासाउंड पढ़ लिया, कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एमआरआई, वो 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह एमआरआई। हम पढ़ रहे हैं अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोसिस, इसके एग्जाम क्वेश्चंस कैसे आए हैं देख लें। इससे वही वाले क्वेश्चन मुश्किल है जो आपको समझ में नहीं आ रही, इंटेंसिटी कैसे कम होती रहती है, तो मैं करवाना चाह रहा हूं। जी बेटा थोड़ा नीचे करना, इसका क्वेश्चन है कौन सा है, नहीं बस जून 12 वेरिएंट 42 क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, जून 12 वेरिएंट 42 क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा नीचे मुझे नजर नहीं आ रहा बोर्ड बस। Explain the main principle behind the generation of ultrasound to obtain the diagnostic information. Generation of ultrasound. जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड में क्या करते हैं आप, पाइजो क्रिस्टल को क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग फील्ड में रखते हैं, उससे क्या करता है, वो ऑसिलेट करता है, और उसका साइज इतना रखते हैं कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में आ जाए। मेगाहर्ट्ज में आएगी तो क्या हो जाएगी, वो मेगाहर्ट्ज में रेजोनेट करेगा, और अल्ट्रासाउंड भी मेगाहर्ट्ज वाली प्रोड्यूस होगी, ताकि बॉडी की ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाए। मार्किंग स्कीम देखते हैं, मार्किंग स्कीम दिखाएं जी। Either quartz crystal or piezo transducer, opposite faces coated with silver to act as electrodes. Either molecular structure indicated. ये बताना है पाइजो क्रिस्टल कैसा होता है, उसके दोनों फेसेस पे मेटेलिक कोटिंग होती है। Potential difference across the crystal causes to change the shape. Alternating voltage is applied across the crystal oscillates, the crystal cuts so that it vibrates at a resonant frequency. तो बेटा ये 2 चीजें बतानी है, पाइजो क्रिस्टल यूज करते हैं, उसके ऑपोजिट फेसेस पे सिल्वर कोटिंग होती है, और जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो या तो कंप्रेस होती है, एक्सटेंड होती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, और जब ऑल्टरनेटिंग फील्ड में रखते हैं तो कभी कंप्रेस कभी एक्सटेंड होती है, वाइब्रेट करती है, और जब वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस करती है। हम उसका वो साइज रखते हैं कि उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहां पर आ जाए, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में आ जाए, ताकि मेगाहर्ट्ज वाली अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस हो। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं, लेफ्ट पे कर दीजिए और नीचे। हाँ जी,
एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड टू ऑब्टेन द डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर। हाँ जी, क्या होती है जी, अल्ट्रासाउंड पल्सेस को बॉडी में भेजते हैं, रिफ्लेक्टेड पल्सेस को डिटेक्ट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इमेज बन जाता है, टाइम डिले आपको डेप्थ बताता है, और नेचर इंटेंसिटी उसकी नेचर बताती है। मतलब मार्किंग स्कीम से इसका आंसर बताएं 4 मार्क्स के लिए। जी देख लें, पल्स का अंडरलाइन क्या है। पल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्री, रिसीव डिटेक्टेड बाय द ट्रांसड्यूसर, signal processed and displayed. The time between the transmission and receipt of the pulse gives the information about depth of boundary. The reflected intensity gives the information of nature of boundary. ये तो हमने रट्टा लगा दिया। अच्छा बेटा नीचे करें, वही क्वेश्चन पे है। अच्छा भाई, आपको क्या गिवन है? एक्यूस्टिक इंपीडेंस गिवन है और एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट गिवन है। मैं यहां पे साइड पे लिख देता हूं म्यू, एक्यूस्टिक इंपीडेंस Z होता है, सॉरी Z गिवन है और K गिवन है मसल का और बोन का। 1.7 इंटू 10 पावर 6, 6.3 इंटू 10 पावर 6, ये 23, ये 130 पर मीटर है इसकी यूनिट। अच्छा बेटा ऊपर करें। हाँ जी, द इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज गिवन बाय Z2 माइनस Z1 और Z2 प्लस Z1, डिफरेंस ओवर सम का स्क्वायर। इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट IR ओवर I, ये क्या होता है बेटा? IR ओवर I गिवन है आपको। अच्छा, द अटेन्यूएशन ऑफ अल्ट्रासाउंड मसल इज सिमिलर टू एक्सरेज। जैसे एक्सरेज होती है तो ये फॉर्मूला लग लगेगा I is equal to I naught e power minus kx. The attenuation of ultrasound in muscle follows the similar relation as the attenuation of X-rays in the metal. A parallel beam of ultrasound of intensity I enters ऊपर करो ये डायग्राम और थोड़ा। हाँ जी, a parallel beam of ultrasound of intensity I enters at the surface. यहाँ पे I intensity enter होती है इस surface के ऊपर, यहाँ से, जिसकी thickness कितनी है 4.1। The ultrasound is reflected at the muscle bone boundary. यहां से आएगी और ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी पहले मीडियम से। Ultrasound is reflected at the muscle bone boundary and returns to the surface of the muscle. Calculate the intensity reflection coefficient. आपको intensity reflection coefficient बताना है। What is intensity reflection coefficient? IR over I किसके इक्वल होता है? Difference over sum का स्क्वायर। डिफरेंस ओवर सम 6.3 माइनस 1.7 और 6.3 प्लस 1.7, 6.3 माइनस 1.7 ओवर 6.3 प्लस 1.7 स्क्वायर। स्क्वायर 10 पावर 6 दोनों के साथ है, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा IR ओवर I, IR ओवर I का आंसर आ जाएगा 6.3 माइनस 1.7। मार्किंग स्कीम में लिखवा सकते हैं राइट। और 0.33 ठीक। हाँ जी बेटा, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डेटा डाला 6.3 माइनस 1.7, 6.3 प्लस 1.7, डिफरेंस और सम का स्क्वायर, आंसर आ गया 33.33, 33% रिफ्लेक्ट होगी। इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना है? 33% या 0.33, जितनी भी वेव यहां पहुंचेगी उसका 33% रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो IR ओवर I फार्मूला आपने रट्टा मारा है, बल्कि गिवन था क्वेश्चन में। अच्छा आगे कहता है बी पार्ट, द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट इंटेंसिटी दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मसल टू द सरफेस ऑफ बोन। कितनी इंटेंसिटी यहां पे पहुंच रही है? यहां से जो चली थी यहां पे इंटेंसिटी है I1, यहां पे जो पहुंच रही है वो I2 है। द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट इंटेंसिटी दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मसल टू द सरफेस ऑफ बोन, यहां से यहां तक, मतलब आपने क्या निकालना है? I और I2 की वैल्यू निकालनी है। देखो
the fraction of incident intensity की fraction that is transmitted, the fraction of incident intensity नीचे आएगा I2 over I. इनिशियल इंटेंसिटी की फ्रैक्शन बतानी है ना, कि नीचे आएगा इसकी कितनी फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट इंटेंसिटी दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मसल टू द, इसकी वैल्यू निकालनी। तो क्या रिलेशन है I और I2 में? अगर यहां पे इंटेंसिटी जितनी भी है तो I2 किसके इक्वल हो जाएगी? I1 इंटू ई पावर माइनस KX। पता है आपको I1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? ई पावर माइनस KX। तो आपने क्या निकालना है? I2 ओवर I1। तो I2 ओवर I1 किसके इक्वल हो जाएगा? I2 ओवर I1 इज इक्वल टू ई पावर माइनस KX। ये फ्रैक्शन, ये वैल्यू निकालनी है। यहां से जो पहुंचेगी इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली कम होती रहेगी, यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, हीट अप करती रहेगी ना। तो जब इस मीडियम से गुजरेगी तो उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे I1 है, तो यहाँ पे जो पहुंचेगी I2 वो क्या हो जाएगा? I1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वैल्यूज डाल दें। K की वैल्यू कितनी है? K एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कितना है जी? मसल का यूज करेंगे, मैंने लिखा हुआ था मसल का है 23, मसल का है 23। थिकनेस कितनी है? 4.1 सेंटीमीटर है, और ये पर मीटर है तो उसको मीटर में लेंगे 0.041। बेटा मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, क्योंकि K पर मीटर है तो ये भी मीटर में होना चाहिए। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 0.39 आ रहा है। 0. क्या आ रहा है? 39। चेक करें, 0.39 आ रहा है। ई पावर कर लेते हैं, लॉग लिखना है आपने। तो ई पावर माइनस KX के लिए आ गया 0.39। अच्छा, फर्स्ट पार्ट हो गया, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट IR ओवर I निकाल लिया। सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या कहते हैं? द इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ I, थोड़ा डायग्राम भी दिखाओ बेटा, थोड़ा नीचे बस, और थोड़ा नीचे, आंसर नीचे बस। हाँ जी, द इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ I दैट इज रिसीव्ड बैक एट द सरफेस ऑफ मसल, दैट इज रिसीव्ड बैक। यहां पे इंटेंसिटी I है ना, यूं जाएगी और वापस आएगी। मुझे अब ये इंटेंसिटी बतानी है, यहां पे इंटेंसिटी बतानी है, दैट इज रिसीव्ड बैक, ये इंटेंसिटी बतानी है। तो इनिशियल इंटेंसिटी कितनी है? I। इनिशियल इंटेंसिटी कितनी है? I। जब वो यहां से यहां पे पहुंचेगी तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? ई पावर माइनस KX मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या करेगी? जितनी यहां पे पहुंचेगी उसका कितना परसेंट? 33% रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। IR ओवर I 33 था ना, वापसी पे क्या लग जाएगा? IR ओवर I की वैल्यू आ जाएगी 33 में, वैल्यू बाद में डाल दो। जितनी भी यहां पहुंचेगी उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 33% रिफ्लेक्ट बैक होगी, 67% ट्रांसमिट हो जाएगी। अब फिर जितनी इंटेंसिटी यहां पर है वापस जब आएगी तो दोबारा ई पावर माइनस KX मल्टीप्लाई होगा। जाते हुए भी ई पावर माइनस KX मल्टीप्लाई होगा, आते हुए भी इस मसल से गुजरना है ना, इसको हीट अप करना है ना, इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, आते हुए भी ई पावर माइनस KX मल्टीप्लाई होगा। अब इनकी वैल्यूज है हमारे पास। I की ई पावर माइनस KX की वैल्यू कितनी आई थी? 0.39। IR ओवर I कितनी आई थी? 0.33। इसकी वैल्यू कितनी थी? 0.39। तो 0.39 स्क्वायर इंटू 0.3। तो यहां पे इंटेंसिटी कितनी है? I। जब यहां से यहां पे जाएगी तो क्या हो जाएगी? 0.39 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई पावर माइनस KX मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिसकी इतनी वैल्यू है। 33% रिफ्लेक्ट बैक होगी, फिर 0.39 वापसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इतनी इंटेंसिटी मिलेगी आपको। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। दोबारा सुन लें, यहाँ पे इंटेंसिटी I है, जब मसल में जाएगी तो मसल को हीट अप करती जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, एक्सपोनेंशियली कम होगी, ई पावर माइनस KX मल्टीप्लाई होगा। ई पावर माइनस KX की वैल्यू कितनी है? 0.39। फिर जितनी इंटेंसिटी यहां पहुंचेगी, कुछ बोन में ट्रांसमिट होगी, कुछ रिफ्लेक्ट बैक होगी। कितनी ट्रांसमिट होगी? रिफ्लेक्ट होगी 0.33, तो 0.67 ट्रांसमिट होगी। ट्रांसमिशन की नहीं बता रहा, वो रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है। तो यहां पे पहुंची थी इंटेंसिटी 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर वापसी पे आएगी तो दोबारा मसल से गुजरेगी, दोबारा अटेन्युएट होती जाएगी, तो ये दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा।
एक और कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ऐसे करें, ये मास आगे का थोड़ा और देखने तो कौन सा नहीं है, ठीक है, ये करते हैं नीचे। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय acoustic impedance ऑफ द मीडियम। acoustic impedance क्या होता है? डेंसिटी ऑफ मीडियम इनटू स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, प्रोडक्ट z इज इक्वल टू रो इनटू c, डेंसिटी ऑफ मीडियम इनटू स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। आगे ऊपर करें बेटा, अच्छा नहीं ये टेबल चाहिए मुझे। सम व्हाट इज हो गया, सम डाटा थोड़ा सा ऊपर कर दो, मैं और ऊपर करें और बस बेटा ये डाटा गिवन है, एयर इसकी स्पीड गिवन है, acoustic impedance गिवन है, acoustic impedance गिवन है, ओके। एयर 330 साइड लिख लेता हूं 330 और acoustic impedance कितना है 4.3 into 10 power 2, जेल 1500, स्पीड acoustic impedance कितना है 1.5 into 10 power 6, सॉफ्ट टिश्यू 1600 और स्पीड 1.6 into 10 power 6 acoustic impedance, और बोन 4100 और 7 into 10 power 6। अच्छा अब ऊपर करेगा, यूज योर डेटा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ बोन, बोन की डेंसिटी निकालनी ऊपर कर ले। ये क्या थी, एक मिनट बात नीचे करो, सॉरी एयर थी, ये जेल था, ये सॉफ्ट टिश्यू है और आखिर वाली बोन है। अब ऊपर कर यहां तक आ गया, बस थोड़ा सा और ऊपर कर, बस बस बस। हाँ जी बेटा, हमने बोन की डेंसिटी निकालनी है, तो बोन में स्पीड भी गिवन है, बोन का जेड भी गिवन है, तो जेड किसके इक्वल होता है, रो इंटू सी। जेड की वैल्यू भी पता है, सी की वैल्यू भी पता है, तो रो आ जाएगा ना, बोन का डाटा यूज करेगा तो ये आ जाएगा। आगे कहता है a parallel beam of ultrasound of intensity I is incident at a right angle to the boundary between two media। हाँ जी, यहां पे इंटेंसिटी I आ रही है, कुछ ट्रांसमिट हो रही है, कुछ वापस आ रही है। अच्छा, बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, द मीडिया हैव acoustic impedance Z1 and Z2, इसका acoustic impedance Z1 है, इसका acoustic impedance Z2 है। The transmitted intensity of the ultrasound beam is IT and IR। अब बेटा ऊपर करेंगे, हाँ जी, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन IT and IR, इनमें रिलेशन क्या होता है तो मुझे पता है, इनिशियल इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, IR प्लस IT, ये रिलेशन है। द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज गिवन बाय, ऊपर करो, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट IR ओवर I, इसको अल्फा भी कहते हैं, Z डिफरेंस ओवर सम का स्क्वायर। Use the data to determine the reflection coefficient for a medium of soft gel and tissue, air and soft tissue। अब आपने क्या निकालना है, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जेल और सॉफ्ट टिश्यू का निकालना है, जेल और सॉफ्ट टिश्यू। ये फार्मूला आपके पास है, ओके। जेल का Z कितना है, Z1 कर लेते हैं, जेल का 1.5 into 10 power 6, और Z2 कितना है, Z2 किसका कर लेते हैं बेटा, सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू का 1.6 है, गिवन है क्वेश्चन में, 1.6 into 10 power 6। ये वैल्यूज हैं, डालेंगे तो आपके पास अल्फा आ जाएगा, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आ जाएगा, और ये ऑलमोस्ट सेम है ना, बहुत कम आएगा। अच्छा, फिर एयर एंड टिश्यू का निकालना है, एयर का ये है Z, और सॉफ्ट टिश्यू का कितना है 6। एयर का Z कितना है, एयर का Z है जी 4.3 into 10 power 2, और सॉफ्ट टिश्यू का कितना है 1.6 into 10 power 6। तो आपने क्या करना है, दोनों का इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इस फार्मूले में वैल्यूज डालनी है, ये दोनों आंसर्स निकाल लेंगे। मुझे इनके आंसर बताएं जरा प्लीज। वन का है 0.001 और अल्फा 1.001, बस ठीक है भाई। So question? क्वेश्चन में और बस यार थोड़ा सा नीचे
बेटा जेल और सॉफ्ट टिश्यू का इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आ रहा है 0.001 और इसका आ रहा है ऑलमोस्ट 1. 0.001 का क्या मतलब है? 0.1%. और 1 का क्या मतलब है? 100% ऑलमोस्ट. तो by reference to your answer, explain why a use of gel on the surface of skin during ultrasound diagnosis. कि हम जेल क्यों यूज कर रहे हैं? तो आप देख सकते हो कि एयर और सॉफ्ट टिश्यू का IR ओवर आई कितना आ रहा है? 100%. क्या मतलब? IR ओवर आई ऑलमोस्ट किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल आ रहा है. मतलब IR किसके इक्वल हो जाएगा? I के. 100% वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगी. अगर आप जेल नहीं लगाएंगे तो एयर से जो सॉफ्ट टिश्यू में आएगी, IR ओवर आई की वैल्यू 1 आ रही है ना, तो IR इज इक्वल टू I. 100% वेव ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बॉडी में ट्रांसमिट ही नहीं होगी. लेकिन अगर आप जेल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगी? IR ओवर आई कितना आ रहा है? 0.1%. IR ओवर I इज इक्वल टू 0.001. तो IR इज इक्वल टू 0.001 I. यू नो, रिफ्लेक्ट बहुत ही कम होगी. 0.001% रिफ्लेक्ट होगी, 99.9% बॉडी में ट्रांसमिट होगी. तो इसलिए जेल जरूरी है. जेल लगाएंगे तो बॉडी में ट्रांसमिट होगी, वरना एयर से, हमारी स्किन से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. तो बेटा आप ये बताएंगे कि जेल और ह्यूमन बॉडी का एक्यूस्टिक इंपीडेंस डिफरेंस बहुत कम है, तो उससे इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बहुत कम आ रहा है. बहुत कम वेव रिफ्लेक्ट होगी, सारी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगी. प्रोब से निकलेगी जेल, जेल से प्रोब से जेल में आई और जेल से बॉडी में ट्रांसमिट होगी. अगर बीच में एयर आ जाएगी तो एयर और बॉडी का एक्यूस्टिक इंपीडेंस डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो बॉडी में ट्रांसमिट नहीं होगी. इसलिए जेल इज नेसेसरी. ठीक है, टाइम कितना? ठीक है जी बेटा. सो इसके क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा, आप ट्राई कीजिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.